हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रक्षेप्य गति। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक समतल में गति। लेकिन अब तक 12 वीडियो हम इसकी कर चुके हैं और 12 की 12 वीडियो में हमने पढ़ा है सदिश। उम्मीद है आपको सदिश अच्छे से समझ आया होगा, आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। आज से हम सच में समतल में गति शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रक्षेप्य गति और इसके बाद हम करेंगे वृत्तीय गति। ठीक है, आज की वीडियो में देखेंगे प्रक्षेप्य गति क्या है, प्रक्षेप्य होता क्या है, इसका पथ कैसा होता है, प्रक्षेप्य की ऊंचाई क्या है, उड्डयन काल क्या होता है, सब आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे और हेडिंग लगाएंगे प्रक्षेप्य गति। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति इंग्लिश में बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपसे 2-3 बातें पूछूंगा या 2-3 उदाहरण आपके सामने रखूंगा और आप उसको सोचना समझना। मान लीजिए आपके सामने से आपका दोस्त ऐसे चला जा रहा है, मैं बोर्ड पे डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोई आपका दोस्त है, ये ऐसे चला जा रहा है इस दिशा में, मतलब ये इसका वेग है। मैं ऐसे चल रहा हूँ तो ये मेरा वेग है, मैं यहाँ से ऐसे चल रहा हूँ, ये मेरा वेग है। आपने क्या किया, पीछे से अपने दोस्त को धक्का दे दिया। क्या दिया? धक्का दिया। धक्का मतलब आपने उसके ऊपर बल लगाया। आप मुझे पहले ही बता दो कि बताओ आपके दोस्त की चाल बढ़ेगी या घटेगी। आपका दोस्त आगे जा रहा था, आपने पीछे से उसको धक्का दे दिया, आपके दोस्त की चाल बढ़ेगी या घटेगी? तो आप कहोगे चाल बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी, चाल बढ़ जाएगी। मैंने फिर यही एग्जाम्पल लिया, ये आपका दोस्त बनाया, ये ऐसे जा रहा था, ये इसका वेग है। अब की बार आपने इसको पकड़ के पीछे की तरफ खींचा। खींचने का मतलब आपने क्या लगाया? बल लगाया। सोच के बताओ कि दोस्त आगे जा रहा था, आपने उसको पकड़ के पीछे खींच लिया, उसकी चाल बढ़ेगी या घटेगी? मुझे लग रहा है आप सब सोच पा रहे होंगे। आप कहेंगे कि अब की बार इसकी चाल घट जाएगी, चाल घट जाएगी। ठीक है जी। उसी दिशा में, जिस दिशा में वो चल रहा था उसी दिशा में बल लगाने पे चाल बढ़ी है, जिस चलने के विपरीत दिशा में बल लगाने पे चाल घटी है। और बच्चों आप सब जानते हैं कि जिस दिशा में बल लगाते हैं त्वरण भी उसी दिशा में होता है, त्वरण भी उसी दिशा में होता है। मैं आपको पिछले चैप्टर में बहुत बार बताया कि अगर त्वरण और वेग की दिशा एक ही हो तो चाल बढ़ेगी, त्वरण और वेग की दिशा विपरीत हो तो चाल घटेगी। लेकिन आज की बात ये नहीं है कि चाल घटेगी या बढ़ेगी। बात ये है, क्या आपका दोस्त धक्का लगाने के बाद भी उसी रास्ते पे चल रहा है या उड़ गया है या नीचे बैठ गया है? कुछ ऐसा मत सोचना कि धक्का देने से गिर गया। मैं कह रहा हूँ धक्का ऐसे देना है कि वो चलता रहे, गिरना नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे चल वो अब भी ऐसे ही रहा है, अब भी सीधी रेखा में ही चल रहा है, क्या वो ऐसे चलने लगा? नहीं, आप कहेंगे अब भी वो सीधी रेखा में चल रहा है। दूसरा, क्या जब आपने उसको पकड़ के खींचा, हो सकता है खींचने से वो पीछे भी आ जाए, लेकिन अगर वो बहुत तेज चल रहा है और आपने उसको खींचा, जैसे साइकिल बहुत तेज चलती है, आप पीछे पकड़ के खींच लेते हैं तो कई बार आप उसके साथ साथ चलने लगते हैं, लेकिन स्पीड तो कम हो जाती है, लेकिन चलेगा तो फिर भी सरल रेखा में। तो आज की पहली बात ये है, पहली बात ये प्रक्षेप्य गति में नहीं है, ध्यान रखना, ये मैं अलग से समझा रहा हूँ कि जब किसी वस्तु का वेग व उसका त्वरण, वस्तु का त्वरण एक ही रेखा के, एक ही ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं कि उसका त्वरण परस्पर समांतर हों, परस्पर समांतर हों। देखो ये वेग है, ये ही त्वरण है, ये वेग है, धक्का लगाया आगे की तरफ, यही त्वरण है, ये वेग है, पीछे की तरफ धक्का खींचा, यही त्वरण है, तो समांतर ही। जब किसी वस्तु का वेग व उसका त्वरण परस्पर समांतर होते हैं तो वह वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, अनुदिश गति करती है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। क्या बात समझाना चाहा मैंने आपको पहला ये एग्जांपल देके कि अगर आप किसी वस्तु पे उसी दिशा में बल लगाएं जिस दिशा में वो चल रहा है,
तब भी वो सीधा सीधा चलता रहेगा। लेकिन अगर उसके चलने के विपरीत दिशा में बल लगाएं, या तो आप उसको खींच लेंगे या वो आप उसके साथ चलने लगेंगे, दो ही चीज़ हो सकती हैं। लेकिन चलोगे तो सीधे रास्ते पे ही, मतलब आप एक सरल रेखा के अनुदिश गति करते हैं, और ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। लेकिन दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये कहती है कि अगर किसी वस्तु का वेग ऐसे है, ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, लेकिन बल आपने उस पर ऐसे लगा दिया। ये कोई बॉक्स है, ये ऐसे चल रहा था, लेकिन आपने इस पर बल लगा दिया इस तरफ, जिस तरफ बल लगेगा उसी तरफ त्वरण बन जाएगा। मैंने कहा कितने कोण पे बल लगाया? आपने कहा थीटा बल पे। अब क्या होगा? अब कोई वस्तु ऐसे, सोच के देखो, आप कोई वस्तु ऐसे चल रही थी सीधा, और आपने उस पर ऐसे धक्का लगाया, तो उम्मीद है आप ये तो नहीं कहोगे कि अब वो ऐसे ही चलती रहेगी। क्या वो ऐसे बल लगाने पे ऐसे चलेगी? मतलब अगर आप बल को वेग की दिशा में ना लगा के या विपरीत दिशा में ना लगा के कुछ कोण पे लगाएं, तो अब वस्तु की गति सरल रेखीय गति नहीं होगी, उसकी दिशा परिवर्तित हो जाएगी। पहले वस्तु सीधी चल रही थी, चाहे आपने बल धक्का दिया था, चाहे उसको खींचा था, लेकिन जैसे ही आपने किसी बल पे, किसी कोण पे बल लगाया, किसी कोण पे त्वरण पैदा किया, अब वस्तु सरल रेखीय गति नहीं करेगी। कैसी गति करेगी? आप सुनना ध्यान से। हमने कहा ये वस्तु है, इसका वेग ऐसा है, हमने यहाँ बल लगाया मतलब त्वरण कितने एंगल पर? थीटा पर। आपने कहा ये ए है, ये थीटा है, तो इस ए का ये घटक बनेगा ए कोस थीटा, और ये बनेगा ए साइन थीटा। ये हमने सदिशों के वियोजन में सीखा है। अब ध्यान देना, ये जो ए कोस थीटा है, ये वेग की दिशा में त्वरण है, ये ए कोस थीटा इस वेग की दिशा में है। तो बच्चों, क्योंकि ये त्वरण और ये वेग एक ही दिशा में है, तो ये वाला त्वरण ए कोस थीटा इसकी चाल बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? चाल बढ़ाएगा। और बढ़ाने का मतलब छोड़ दो तो चाल बदलेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा? ये ए साइन थीटा, आप कहेंगे ए साइन थीटा तो इस वेग के लंबवत है। और बच्चों, मैं आज जो आपको बात बताने वाला हूँ, ध्यान रखना, वो त्वरण जो चाल के लंबवत होते हैं, वो त्वरण जो चाल के लंबवत होते हैं, वो वेग नहीं बदल, वो चाल नहीं बदलते। ध्यान रखना, वो त्वरण जो चाल के, जो वेग के लंबवत होते हैं, वो चाल नहीं बदलते, वो बदलते हैं दिशा। क्या बदलते हैं? दिशा। तो मैं यहाँ दो चीज़ लिखूंगा। ऐसे त्वरण जो वेग के अनुदिश होते हैं, वेग के अनुदिश मतलब वेग की दिशा में, वेग के अनुदिश होते हैं। अनुदिश से अच्छा ना शब्द यहाँ समांतर रहेगा, अनुदिश के जगह हम क्या लिखेंगे? समांतर। ऐसे त्वरण जो वेग के समांतर होते हैं, वे वस्तु की चाल बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, चाल बदलते हैं। आपने कहा ठीक है, आपने ये वस्तु चल रही थी, आप या तो बल ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ तो चाल बदलेगी बस। लेकिन ऐसे त्वरण जो वेग के लंबवत होते हैं, वेग के लंबवत, ये देखो, ये त्वरण इस वेग के लंबवत होते हैं, वे वस्तु की गति की दिशा बदलते हैं, वस्तु की गति की दिशा बदलते हैं। ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई कि अच्छा ये काम है, ठीक है। अब ये चल रहा था सीधा, जैसे ही बल लगाया ये अब ऐसे चलने लगेगा। अब ये सरल रेखीय गति नहीं होगी, अब ये बच्चों एक समतल की गति बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक समतल की गति बन जाएगी। सरल रेखा गति क्या होती है? जब वस्तु एक सीधे रास्ते पे चले, केवल x अक्ष पे चले, कि केवल y अक्ष पे चले, केवल z अक्ष पे चले। लेकिन अगर वस्तु ऐसे चल रही है, ऐसे, तो देखो ये x में भी गई और ये y में भी गई, ये आगे भी गई, ये ऊपर भी गई, मतलब यहाँ x भी बदलेगा, y भी बदलेगा। मतलब ये एक रेखा तो नहीं है, ये एक समतल की है, ये एक समतल की गति है। और हम वही पढ़ रहे हैं, एक समतल की गति या एक समतल में गति। मैं क्या लिखवाना चाहता हूँ अब यहाँ, ध्यान से सुनना। यहाँ मैंने लिखा, जब किसी वस्तु का वेग, उसका त्वरण परस्पर समांतर होते हैं, तो वह वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है। लेकिन जब मैंने अब आपको ये दो बातें बताई कि जो त्वरण वेग के समांतर होते हैं वे चाल बदलते हैं, जो त्वरण वेग के लंबवत होते हैं वे वस्तु की गति की दिशा बदलते हैं। अब हमने कहा, अतः मैंने कहा ये वस्तु है, वेग ऐसे है,
और ये हमने लगाया बल, बल मतलब त्वरण पैदा कर दिया किसी एंगल पर, ठीक है। अब इस त्वरण के दो हिस्से बनेंगे, एक इसकी चाल बदलेगा, एक इसकी दिशा बदलेगा। ये वाला समांतर चाल बदलेगा, ये वाला लंबवत ये दिशा बदलेगा। अतः जब वस्तु का त्वरण वेग के साथ कुछ कोण बनाता है, कुछ कोण बनाता है, और ये कोण 0 डिग्री नहीं हो सकता, ना 180 डिग्री हो सकता है। 0 डिग्री होगा तो चाल बढ़ जाएगी, उल्टी दिशा में लगाएंगे तो 180 डिग्री पे चाल घट जाएगी, दिशा नहीं बदलेगी। कुछ कोण बनाता है तो वह वस्तु एक समतल में गति करती है, एक समतल में गति करती है। समतल में गति का मतलब है बच्चों जहां x का भी मान बदले और y का भी। सरल रेखा सीधी रेखा होती तो x बदलता, या ऐसे जाता तो y बदलता, x ना बदलता। लेकिन क्योंकि ये वाला त्वरण जो लंबवत है ये वस्तु की गति की दिशा बदल रहा है, सीधा चल रहा था तो ऐसे चलने लगा, अब x भी बदलेगा y भी बदलेगा, और ऐसे की वस्तु गति को ही समतल में गति कहते हैं। और उसी का पहला उदाहरण हम आज पढ़ने वाले हैं, प्रक्षेप्य गति। ये प्रक्षेप्य गति से पहले मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एक समतल में गति क्या होती है, कैसे ये बनती है। मैंने कहा अगर वस्तु के चलने की दिशा में ही त्वरण है तो दिशा नहीं बदलेगी, सिर्फ चाल बदलेगी। सेम दिशा में है तो चाल बढ़ जाएगी, विपरीत दिशा में बल लगाया तो चाल घट जाएगी। लेकिन चलने के कुछ एंगल पे एक बल लगाया तो अब दिशा भी बदलेगी और चाल भी बदलेगी, और वो इस तरीके से एक समतल में गति करेगी, जिसका पहला उदाहरण आज हम पढ़ने वाले हैं, प्रक्षेप्य गति। अब मैं बच्चों इसको हटा रहा हूँ और हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति। क्या होती है प्रक्षेप्य गति, क्या प्रक्षेप्य है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं प्रक्षेप्य गति किसको बोलते हैं। पहली बात, गुरुत्व के अधीन किसी भी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब ये क्या है, इस लाइन को मैं समझाता हूँ आपको। आपको मैंने बताया, हमने ना पिछले चैप्टर में लास्ट का वीडियो किया था गुरुत्व के अधीन गति, जिसमें हमने वस्तु को ऊपर फेंका था तो पृथ्वी ने उसको नीचे खींच लिया, ठीक है। जब भी पृथ्वी किसी वस्तु पे बल लगाएगी तो उस वस्तु में एक त्वरण पैदा हो जाएगा। ये त्वरण पृथ्वी के कारण पैदा हुआ है, इसलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और ऐसी गति जो इस बल के अंदर होती है, जो पृथ्वी ने लगाया है, ऐसी सभी गतियों को बच्चों गुरुत्व के अधीन गति बोलते हैं, गुरुत्व के अधीन गति बोलते हैं। और ऐसी कोई भी गति क्या कहलाएगी, प्रक्षेप्य गति। कुछ कंडीशन है जो नहीं होंगी, देखो सुनना, गुरुत्व के अधीन किसी भी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अच्छा थोड़ा ये हटा देता हूँ मैं, ये गुरुत्व के अधीन गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। कभी तुम ऐसा कहो कि आगे जाके मैं बताऊंगा ना कि ये गति प्रक्षेप्य गति नहीं है, तो कभी आप ये सोचो कि सारी गति बताया था, कुछ गति को छोड़ के सारी गति, गुरुत्व के अधीन गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। अब ये गुरुत्व का बात समझ आ गया आपको। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैंने यहाँ एक बॉल ली और उस बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया, तो आप कहोगे कि बॉल तो ऊपर सीधे रास्ते पे जाके वापस सीधे रास्ते पे आई है। इस तरीके से मैंने यहाँ से बॉल को फेंका ऊपर और फिर वो नीचे आ गई। क्या ये प्रक्षेप्य गति है? क्या ये गुरुत्व के अधीन गति है? हाँ, ये गुरुत्व के अधीन गति है। लेकिन क्या ये प्रक्षेप्य गति है? आप कहेंगे ये प्रक्षेप्य गति नहीं है, ये तो एक सरल रेखीय गति है। क्या है? सरल रेखीय गति है। और सरल रेखीय गति क्या नहीं हो सकती? प्रक्षेप्य गति नहीं हो सकती। अच्छा जी, इसका मतलब सीधी सीधी रेखा वाली गति प्रक्षेप्य गति नहीं होगी, भले ही वो पृथ्वी के अंडर में हो रही है, वो गुरुत्व के अधीन हो रही है। सरल रेखीय गति को प्रक्षेप्य गति नहीं कहेंगे, ठीक है। तो भाई ये कौन सी पर होती है? मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ खड़ा होके एक बॉल को फेंक दूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मेरे पास बॉल आई, मैंने कीपर के पास गेंद को थ्रो किया, तो आप देखते हैं वो गेंद ऐसे जाती है, ठीक है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, यहाँ खिलाड़ी ने फुटबॉल को पैर मारा और वो ऐसे जाके गिरी, तो ऐसी गति होती है। आपने नीरज चोपड़ा को भाला फेंकते हुए देखा होगा, वो भाला ऐसे जाता है, ये भी कोई गति है। आपने क्या किया, एक वो होती है ना तोप,
तोप से यहाँ गोला छोड़ा और वो गोला ऐसे जाके गिरा दुश्मन के पास, ये भी एक गति है। ये सब बच्चों प्रक्षेप्य गति हैं। क्या है? प्रक्षेप्य गति। ये प्रक्षेप्य गति के उदाहरण हैं। अभी मैं उदाहरण बता रहा हूँ जिससे आप फील कर पाए कि अच्छा ऐसी गति होती है प्रक्षेप्य गति। परिभाषा तो मैं अब लिखवाऊंगा, इसको मैं हटा रहा हूँ। पहले मैंने आपको लिखवाया कि गुरुत्व के अधीन गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, लेकिन सारी गति जो गुरुत्व के अधीन गति है वे प्रक्षेप्य गति नहीं है। ये सीधी सीधी रेखा वाली गति प्रक्षेप्य गति नहीं है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं प्रक्षेप्य गति क्या है। सबसे पहली बात पहले समझाता हूँ, फिर मैं आपको लिखाऊंगा। सबसे पहले बात, आप सब जानते हैं इसको बोलते हैं अक्षैतिज या क्षैतिज, जो भी बोलते हैं उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। सबसे पहले तो आपको बॉल या कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं फेंकनी है, ठीक है। अगर आप सीधा सीधा ऐसे फेंक दोगे तो वो तो सीधी रेखा पे जाएगी और वापस सीधी रेखा पे आएगी। तो पहली कंडीशन ये है कि आपको वस्तु को ऊर्ध्वाधर में नहीं फेंकना है। ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त, ऊर्ध्वाधर को छोड़ के आप किसी भी दिशा में अगर वस्तु को फेंकोगे और वो गुरुत्व के अधीन गति करे, गुरुत्व के अधीन अगर गति करे और उसका रास्ता एक ऐसा वक्रीय रास्ता हो, सीधा सीधा रास्ता ना हो, वक्रीय पथ, ऐसी गति को बच्चों प्रक्षेप्य गति कहते हैं। पहली बात आपने कहा सीधी सीधी रेखा वाली गति प्रक्षेप्य गति नहीं होती। भले ही वो गुरुत्व के अधीन गति है लेकिन वो प्रक्षेप्य गति नहीं है। इसका मतलब हमें ऐसे ऊर्ध्वाधर नहीं फेंकना है। मैंने क्या किया, यहाँ से ऐसे फेंका, आपकी तरफ फेंका तो रास्ता ऐसा होगा, ऐसा रास्ता होगा। ये जो रास्ता ये सरल रेखीय रास्ता नहीं है, ये वक्रीय पथ है। तो हमने कहा ऐसी ही गति को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। अब इसको हम अच्छे से एक बार लिख लें और फिर बढ़ेंगे बच्चों हम आगे, ठीक है। हमने कहा जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न, ऊर्ध्वाधर से अलग किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन, मतलब इस पे एक ही बल लगना चाहिए जो पृथ्वी लगा रही है और कोई बल नहीं लगना चाहिए। तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्रीय पथ पर गति करती है, एक वक्रीय पथ पर गति करती है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं, ठीक है जी। अब बात समझ आपको आई है। इसमें एक चीज़ है बस, ये ऊर्ध्वाधर तल, ये मैंने आपको नहीं बताया, अभी आप सुनना। ये जो दीवार है या ये बोर्ड है, ये सीधा खड़ा हुआ है, इस पूरी दीवार को ये एक तल है, इसको बोलते हैं बच्चों ऊर्ध्वाधर तल। हमारा जो फर्श है वो ऐसा है, ऐसा, उसको बोलते हैं अक्षैतिज तल। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको एक बॉल ऐसे जाती दिखेगी तो ये किस तल में चल रही है? ये चल रही है ऊर्ध्वाधर तल में। क्या आप ऐसे चलता देखेंगे क्या उसको? ऐसे चलता देख, अगर वस्तु ऐसे चलती तब ये क्या होता? अक्षैतिज तल, ऐसे चलती। लेकिन ये तो ऐसे चल रही है और ये कौन सा तल है? ऊर्ध्वाधर तल। मतलब हमारी प्रक्षेप्य गति कौन से तल में होती है? ऊर्ध्वाधर तल में होती है। किसके अंतर्गत होती है? आप कहेंगे ये गुरुत्व के अधीन गति है। किसके? गुरुत्व के। गुरुत्व के अधीन गति का मतलब है केवल इस वस्तु पे पृथ्वी ही बल लगाएगी और कोई इस पे बल नहीं लगेगा, ना वायु का फोर्स लगेगा, ना कोई और फोर्स लगेगा, केवल पृथ्वी का बल लगेगा, ठीक है। ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। मैंने यहाँ खड़े होके एक बॉल है मेरे पास, इस दिशा से, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा, इसमें ना फेंक के यहाँ फेंका
तो आप देखेंगे कि ये वस्तु ऐसे आएगी। ये रास्ता कैसा है? ये एक वक्रीय पथ है। इस पे कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्व का बल लग रहा है। ये कौन सा तल है? ये ऊर्ध्वाधर तल है, इसलिए इसको प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। एक बार इसको पढ़ लेंगे। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्रीय पथ पर गति करती है। इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। जिस बिंदु से हमने वस्तु को फेंका है उसको बच्चों प्रक्षेपण बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण बिंदु, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैं लिखूंगा नहीं इंग्लिश के वर्ड, आप अब सुनेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। प्रक्षेपण बिंदु बोलते हैं इस वस्तु को जिसको हमने फेंका है, इस वस्तु को प्रक्षेप बोलते हैं। प्रक्षेप्य क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य। जिस वस्तु को हमने फेंका है उसको प्रक्षेप्य बोलते हैं और गति को, इस गति को प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। जहां से फेंका उसको प्रक्षेपण बिंदु बोलेंगे, जिस वस्तु को फेंका उसको प्रक्षेप्य बोलेंगे, इस गति को प्रक्षेप्य गति बोलेंगे और इस रास्ते को, इस पथ को प्रक्षेप्य का पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य का पथ बोलते हैं। ठीक है, ये मैं चीज़ें लिखवा देता हूँ। वैसे तो आपके लिखने की चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आप बना लेना इसको इधर डायग्राम को। फेंकी गई वस्तु को, फेंकी गई वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। अच्छा जी, जहाँ से फेंका गया, जिस बिंदु से वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। प्रक्षेपण बिंदु कहते हैं। वस्तु की इस गति को, वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य कहते हैं। वैसे लिखवा दिया था, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं। प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जो पथ है, रास्ता है, वस्तु के पथ को प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। ठीक है जी, मैंने अब तक क्या समझाया आपको कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ ना फेंक के और किसी भी दिशा में फेंक दें और उस वस्तु पे पृथ्वी के अलावा कोई और बल ना लगाए तो वस्तु एक वक्रीय पथ पे गति करती है। वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जिस वस्तु को हमने फेंका उसको प्रक्षेप्य कहते हैं। वस्तु के पाथ को, रास्ते को प्रक्षेप्य का रास्ता कहते हैं या प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं और इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें समझ आ गई हैं। यहाँ आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं अपने नोट्स के लिए कि यहाँ से आपने कुछ फेंका और वैसे गति करा तो ये जो गति है ये प्रक्षेप्य की गति है। क्या है? प्रक्षेप्य की गति है। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया। अब हम बढ़ते हैं और हम इसके अब कुछ मैथमेटिकल पोर्शन की बात करेंगे, गणितीय सूत्रों की बात करेंगे। पहली बात हम ये करेंगे कि ये जो गति हो रही है, ये जो इसका पथ बना है, ये जो रास्ता बना है, ये रास्ता कैसा है? जैसे रास्ता सरल रेखीय हो सकता है, आपने कहा ठीक है, सीधी रेखा। आपने वो सुना होगा, व्रत सुना होगा। क्या ये व्रत है? देखेंगे ये व्रत है या नहीं है। क्या ये परवलय है? क्या ये दीर्घव्रत है? आपने अगर पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास में मैथ्स है आपके पास तो आप ये नाम सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता करना है कि जो रास्ता है, प्रक्षेप्य का जो पथ है, ये है कैसा? ये सरल रेखीय है, ये वृत्ताकार है, ये दीर्घवृत्ताकार है या ये परवलय है? ठीक है, इसी के लिए हम आगे बढ़ेंगे और इसको हटा के इसके मैथमेटिकल पोर्शन पे हम बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। यहाँ बनाते हैं डायग्राम बच्चों। ये हमारा प्रक्षेपण बिंदु है। यहाँ से हमने किसी वस्तु को u वेग से फेंका। कितने वेग से? u वेग से। और ये अक्षतिज है, इसने अक्षतिज के साथ कितना कोण बनाया? थीटा कोण बनाया। गुरुत्व के अलावा यहाँ और कोई बल नहीं है तो ये वस्तु कुछ इस प्रकार की गति करेगी, उच्चतम बिंदु तक अपने पहुँचेगी। थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना, जैसा बनाना चाहते हो। ये यहाँ आके वापस गिर जाएगी। इस गति को प्रक्षेप्य की गति कहते हैं। अब थोड़ी बात सुनना,
इस u को प्रारंभिक वेग बोल लेंगे, इस थीटा को प्रक्षेपण कोण बोल लेंगे, इस बिंदु O को प्रक्षेपण बिंदु बोल लेंगे, इस रास्ते को प्रक्षेप्य का पथ बोल लेंगे और वस्तु को प्रक्षेप्य बोल लेंगे। बार बार बता रहा हूँ। क्या मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर ये u है ये और इसने यहाँ थीटा कोण बनाया है तो ये शायद बनेगा u cos थीटा। ये सदिशों का वियोजन है। अब आगे बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये u है ये थीटा है तो u cos थीटा, मैं सीधा बोल लूँगा ये u ये थीटा ये u cos थीटा। कैसा आया वो नहीं बताऊंगा। और बच्चों ये अगर u है और यहाँ थीटा है तो ये बनेगा u sin थीटा। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा छोटा लिखने की आदत है मुझे, कोशिश कर रहा हूँ मैं बड़ा बड़ा लिखूँ, लेकिन आदत है से मजबूर तो छोटा ही लिखा जा रहा है। ये u ये थीटा u cos थीटा, ये u ये थीटा ये u sin थीटा, इन दोनों को इस वेग के घटक बोलते हैं। इसको क्षैतिज घटक बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। और क्योंकि ये बच्चों वेग है x दिशा में तो उसको हम ux लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ux। इसको मैं x लिख दूँ यहाँ x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष। और ये वेग बच्चों ये वेग y दिशा में है तो हम इसको uy लिखते हैं। u मैं इसलिए लिख रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे v क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी। अब बात सुनना, इस वस्तु ने चलना शुरू किया। मुझे आपसे उम्मीद ये है कि आप मुझे बताएंगे इस वस्तु पे कितने बल लग रहे हैं। आपने सुनते ही जवाब दिया इस पे तो केवल एक बल है, पृथ्वी ने इस पे बल लगाया है। बल किस तरफ लगाया है? आप कहेंगे बल नीचे की तरफ लगेगा। गुरुत्व का बल हमेशा कहाँ लगता है? ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। बल नीचे है तो त्वरण भी कहाँ होगा? नीचे होगा। मतलब इस वस्तु पे जिसको हमने फेंका है प्रक्षेप्य पर केवल एक बल काम कर रहा है। मैं यहाँ थोड़ी सी थ्योरी लिखता हूँ आपके नोट्स के लिए। लिखते हैं, माना एक वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर वेग u से फेंका जाता है। ये थ्योरी मुझे लिखवानी नहीं चाहिए, आपको अपने आप लिखनी आनी चाहिए, लेकिन मैं भी थोड़े दिन लिखवाऊंगा, फिर आपको अगली वीडियो में ही लिखवाऊंगा नहीं, सीधे काम शुरू किया करेंगे। किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर u वेग से फेंका जाता है। इस वस्तु पर गुरुत्व बल एक ही बल है, गुरुत्व बल, पृथ्वी का बल। इस वस्तु पर गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर कार्य करता है। और आपको पता है कि जिस दिशा में बल होगा त्वरण भी उसी दिशा में होगा। अतः गुरुत्वीय त्वरण, इस बल के कारण जो त्वरण पैदा होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम g से प्रदर्शित करते हैं, भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। अब मैं इसको डायग्राम में बताऊंगा आपको। ठीक है जी। मैंने कहा मान लेते हैं किसी टाइम वस्तु यहाँ है, तो मैंने कहा बताओ इस पे बल कहाँ है? आप कहेंगे बल नीचे की तरफ है। कितना? mg। अगर इसका द्रव्यमान m है तो उस पर फोर्स नीचे की तरफ कितना लगेगा? mg। लेकिन मुझे बल से मतलब नहीं है, मुझे त्वरण से मतलब है, तो इस पर त्वरण कहाँ होगा? नीचे की। जब ये यहाँ पहुँचेगा, यहाँ बताना त्वरण कहाँ होगा? आप कहेंगे त्वरण तब भी नीचे ही होगा, त्वरण अपनी दिशा नहीं बदलेगा। अच्छा जी। मैं कहा ये यहाँ पहुँचेगा तब और यहाँ पहुँचेगा तब, तो आप कहेंगे कहीं भी पहुँचे ये त्वरण g हमेशा नीचे की तरफ ही काम करेगा। ठीक है जी। क्या इस g के अलावा, क्या इस बल के अलावा, गुरुत्व बल के अलावा कोई और बल है? आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब इसके अलावा कोई और त्वरण भी नहीं होगा। तो मैं लिख रहा हूं इस ऊर्ध्वाधर बल के अलावा, इस ऊर्ध्वाधर बल के अलावा जो नीचे की तरफ बल लगा है, बल के अलावा वस्तु पर अन्य कोई बल कार्य नहीं करता है।
कार्य नहीं करता है। ठीक है जी, और कोई बल नहीं है। जैसे ही आपने ये बात सुनी, आपकी आंखें चौंधी, आपने सोचा कि हमें तो ये पता है कि जिस दिशा में बल होता है वहीं त्वरण होता है, जहाँ त्वरण होता है वहीं वेग का परिवर्तन होगा, जहाँ बल नहीं है वहाँ त्वरण नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा तो वेग का परिवर्तन नहीं होगा। आपने कहा कि बल लग रहा है नीचे की तरफ, त्वरण भी लग रहा है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब जो बल या जो वेग इस दिशा में होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, वो ही परिवर्तित होगा। यहाँ दो बल हैं बच्चों, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा। u cos थीटा है अक्षैतिज दिशा में, u sin थीटा है ऊर्ध्वाधर दिशा में। बल लग रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में, अक्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है, इसका मतलब अक्षैतिज दिशा का वेग परिवर्तित नहीं होगा, केवल ऊर्ध्वाधर दिशा का बल ही परिवर्तित होगा। दो बातें मैं यहाँ से लिखूंगा, ये फर्स्ट पॉइंट बनाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा बच्चों, सुनना। ऊर्ध्वाधर बल के कारण, ऐसा लिखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण केवल u y मतलब u sin थीटा, इसको लिखेंगे ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग ही परिवर्तित होता है। अब मैं आपसे पूछा बदला क्या, आपने कहा बल कहाँ है, नीचे, त्वरण कहाँ है, नीचे, नीचे मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा, ये वेग कहाँ है, ऊर्ध्वाधर दिशा। अब मुझसे पूछो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग कहाँ है, आपने कहा ऊपर की तरफ। देखो त्वरण कहाँ है, नीचे की तरफ। अभी मैं आपको बता के आया कि वेग और त्वरण एक ही दिशा में होते हैं तो चाल बढ़ती है, लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो चाल घटती है। त्वरण नीचे की तरफ है, u sin थीटा ऊपर की तरफ है, मतलब ये u sin थीटा घटता जाएगा, परिवर्तित होता है, तथा उच्चतम बिंदु तक, यहाँ तक, तथा उच्चतम बिंदु तक, उच्चतम बिंदु तक घटता जाता है, घटता जाता है। वह उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। सुनना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं हम भाई। क्या कह रहा हूं मैं, बार बार बताऊंगा आपको, आप भले ही बोर हो जाएं। मैंने कहा बल कहाँ है, आपने कहा ऊर्ध्वाधर दिशा में, कहाँ, नीचे की तरफ। वेग कहाँ है, अक्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्या अक्षैतिज दिशा वाला वेग परिवर्तित होगा, आप कहेंगे वेग को परिवर्तित करने वाला होता है त्वरण, त्वरण को पैदा करने वाला होता है बल। अक्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है, इसलिए ये वेग परिवर्तित नहीं होगा। बल कहाँ है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, कहाँ, नीचे की तरफ। वेग कहाँ है, ऊपर की तरफ। वेग ऊपर है, त्वरण नीचे है, विपरीत दिशा है तो चाल घटती जाएगी, मतलब ये u sin थीटा लगातार कम होता जाएगा, और यहां जाके इस बिंदु पर u sin थीटा का मान 0 हो जाएगा। समझ रहा है बात कि u sin थीटा का मान इस जगह जाके कितना हो जाएगा, 0। u sin थीटा कौन है, y दिशा का वेग। अब मैं यहाँ इसको u y नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग था इसलिए u लिखा था, यहाँ ये बाद का वेग है लास्ट में कहीं जाके, तो मैं इसको लिख दूंगा vy, मतलब y दिशा में अंतिम वेग 0 हो गया। अब एक बात और समझाता हूं मैं, इस वस्तु को अगर आप ध्यान से देखो, ये वस्तु आगे भी बढ़ रही है और ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, इसलिए तो इसके ये समतल में गति है। समतल में गति क्या होती है, जो आगे भी चले ऊपर भी जाए, x भी बदले y भी बदले। आप कहोगे इसको आगे कौन ले जा रहा है x अक्ष में, तो आप कहोगे u cos थीटा। ऊपर कौन ले जा रहा है, आप कहोगे u sin थीटा। क्या ये वस्तु इस बिंदु से ऊपर जा पाई क्या, आप कहेंगे नहीं, इससे ऊपर तो नहीं जा पाई। इसका मतलब जो इसको ऊपर ले जाने वाला था वो यहीं तक इसको ऊपर लेके गया, मतलब वो यहाँ जाके 0 हो गया, मतलब ऊपर ले जाने वाला u sin थीटा यहाँ जाके 0 हो जाएगा इस उच्चतम बिंदु पर, वस्तु इससे ऊपर नहीं जा पाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वस्तु इसको अपनी तरफ खींचना शुरू करे, सॉरी वस्तु को, पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगी और धीरे धीरे फिर से इसका वेग बढ़ने लगेगा। इसके बाद उच्चतम बिंदु पे शून्य हो जाता है। इसके बाद पृथ्वी या गुरुत्व, पृथ्वी वस्तु को
अपने तल की ओर खींचकर उसकी चाल बढ़ा देती है। चाल बढ़ा देती है। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतनी देर में तो ये ख़त्म भी कर देते हैं अगर हम जल्दी जल्दी करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऊपर ले जाने वाला यू साइन थीटा, आगे ले जाने वाला यू कॉस थीटा। क्या यहाँ से ऊपर जा पाया? आप कहेंगे नहीं, यहाँ जाके ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ ऊपर ले जाने वाला यू साइन थीटा कितना हो गया है? 0। अगर मैं यहाँ से मैं इसको इतना दिखाऊं कि यहाँ ये यू साइन थीटा इतना है, तो इस बिंदु पे तो ये कम हो गया, ये यू साइन थीटा है, लेकिन 0 नहीं हुआ। इसके बाद ऊपर गए, यहाँ जाके बिल्कुल 0 हो गया। फिर नीचे आने लगा, अब ये यू साइन थीटा यहाँ 0 था, लेकिन अब ये बढ़ने लगेगा और बढ़ के इसको मैं अब ये नीचे की तरफ हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से जी हटा रहा हूँ मैं, ये यहाँ आके ये फिर थोड़ा जितना यहाँ अगर मैं इसके सीधे बनाऊँ तो ये इतना ही हो जाएगा जितना ये, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे है तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया और ये हो गया यू साइन थीटा। ये बात थी यू साइन थीटा की। ये चेंज होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा है, ऊपर जाते जाते घटता गया, यहाँ जाके शून्य हो गया और फिर वापस आके बढ़ने लगा। और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये उतना ही हो जाएगा जितने से ये चला था। कितने से चला था? यू साइन थीटा से। तो यहाँ वापस आके ये उतना ही हो जाएगा। मान लो ये यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड है, ये इसको मत सोचो, ये अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ इसकी दिशा ऊपर की तरफ है, यहाँ इसकी दिशा नीचे की तरफ है, मतलब दिशाएं परस्पर विपरीत हो गई है। यहाँ 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ है। ये मत कह देना बिल्कुल बराबर है। बराबर तब होते हैं जब परिमाण और दिशाएं दोनों बराबर हों। ये बात हमने बच्चों यू साइन थीटा की है। अब हम बात करेंगे दूसरी, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब यू कोस थीटा के बारे में बताना है। सेकंड पॉइंट बनेगा और सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे यू कोस थीटा की। क्या कहता है सेकंड पॉइंट? चूंकि अक्षैतिज दिशा में कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, नहीं करता है, इसमें इस वाले केस में नहीं करता है, इसीलिए वस्तु का अक्षैतिज वेग कौन? यू कोस थीटा परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। क्या कहा इसने? भाई इस दिशा में कोई बल है? आपने कहा नहीं है। बल नहीं है तो त्वरण नहीं है, त्वरण नहीं है तो वेग परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये वाला वेग यू कोस थीटा अक्षैतिज वेग चेंज नहीं होगा। यहाँ ये 10 है, यहाँ भी ये 10 ही होगा, यहाँ भी ये 10 ही होगा, यहाँ भी ये 10 ही होगा, यहाँ भी ये 10 ही होगा। मतलब ये यू कोस थीटा, ये भी यू कोस थीटा और यहाँ भी यू कोस थीटा, यहाँ भी यू कोस थीटा, ये परिवर्तित होने वाला नहीं है। पूरी अक्षैतिज पूरी प्रक्षेप्य गति के दौरान ये अक्षैतिज वेग बदलता नहीं है। यू कोस थीटा कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कौन सा वेग परिवर्तित नहीं होता, तो आप बताएंगे अक्षैतिज वेग परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस दिशा में कोई बल नहीं है, कोई त्वरण नहीं होगा, कोई वेग परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा बल बदलता है? आप कहेंगे ऊर्ध्वाधर बल नहीं, वेग। थोड़ा सा फंबल हो जाता है जब, चलो कौन सा वेग परिवर्तित होगा? आप कहेंगे ऊर्ध्वाधर वेग परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में बल है, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है, त्वरण नीचे की तरफ है, वेग हमने ऊपर की तरफ दिया तो वेग घटता जाएगा, चाल घटती जाएगी। सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचे पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगा। कौन सा बल 0 हो जाएगा? सबसे ऊपर वाले बिंदु पे जो उसको ऊपर लेके जा रहा है। ऊपर कौन लेके जा रहा है? ऊर्ध्वाधर वेग। फिर इसके बाद ये फिर से बढ़ना शुरू होगा और नीचे की तरफ ही आएगा। देखो पहले यू साइन थीटा ऊपर है, यहाँ 0 हो गया, यू साइन थीटा नीचे है, यहाँ नीचे है, बढ़ने लगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ आ जाएगी तो आगे जो मैं आपको इसकी इक्वेशन कराने वाला हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ भाई बच्चों, उम्मीद है ये समझ आ गया। बहुत टाइम लेके मैंने आपको समझाया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस गति को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। ठीक है, एक एक्स अक्ष के अनुदिश, एक वाई अक्ष के अनुदिश।
मैंने यहाँ पॉइंट बनाया, प्रक्षेप्य गति x अक्ष के अनुदिश, प्रक्षेप्य गति x अक्ष के अनुदिश, ये हेडिंग लगाए। पॉइंट है, हेडिंग क्या, ये पॉइंट है। ये हम सब एक ही खेल खेल रहे हैं भाई। अब मुझे थोड़ा सा डायग्राम बदलना पड़ेगा, ये समझाने के लिए मैंने इतना सारा कुछ किया था। मैंने डायग्राम बनाया, ये वापस मैंने आपको किया। हमने कहा अब जो मैं करने वाला हूँ पहले उसको ध्यान से सुनते रहना, बाद में पूछना जो भी डाउट होगा, मतलब पूछेंगे कैसे मैं खुद ही बता दूंगा। कि मान लीजिए चलता 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 इस बिंदु, इसका नाम कुछ देते हैं, ये O है, इसको मैंने बोल दिया A बिंदु पे पहुंचा और A बिंदु के निर्देशांक x y हैं। इसका मतलब बार बार मैं बता चुका हूँ, इतने बेवकूफ़ आप भी नहीं हो कि आपको उसका मतलब ना पता हो। इसका मतलब ये है कि जब ये वस्तु O से चल के A पे पहुंची होगी तो ये x दिशा में x चल चुकी होगी x, और y दिशा में y चल चुकी होगी। मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये y दिशा में कितना चल चुकी है y, और ये x दिशा में कितना चल चुकी है x। यहाँ तक ये x है और ये कितना है y। ये वस्तु ऐसे x चल चुकी है और ये y। ये इसका x दिशा का विस्थापन है, ये इसका y दिशा का विस्थापन है। मैंने पूछा प्रक्षेप्य गति, जब हम x अक्ष के अनुदिश पढ़ेंगे तो कुछ बातें मैंने पूछा। प्रारंभिक वेग, आपने कहा प्रारंभिक वेग किस दिशा में, x दिशा में। प्रारंभिक वेग u होता है, x दिशा में है, x लिखा, और वो कितना है u cos थीटा। ठीक है जी। मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा, O से A तक की बात करूँगा। मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ विस्थापन कितना हुआ है। आपने कहा विस्थापन को तो हम S लिखा करते थे। अच्छा, और किस दिशा में है, x दिशा में है। आपने कहा x दिशा में कितना चला है, वो x चला है। कहाँ से, O से कहाँ तक, A तक। अच्छा जी, हमने कहा मुझे बताओ यहाँ त्वरण कितना है। त्वरण को हम A लिखा करते थे, x दिशा में है तो मैंने x लिख दिया। आपने कहा भैया हमारे x दिशा में कोई बल नहीं है तो कोई त्वरण भी नहीं होगा, तो त्वरण कितना है, 0 है। मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा है, लिख देता हूँ। माना O से A तक जाने में t समय लगा, t समय लगा। ये t समय की बात है, मतलब समझ लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा कितने समय में, t समय, मतलब t समय में उसने x में x दूरी चली, y दिशा में y दूरी चली, मतलब x दिशा का विस्थापन x है, y दिशा का विस्थापन y है। मैंने कहा गति का दूसरा समीकरण लगा दो। गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन आपने कहा लेकिन ये x दिशा में है तो हम सब जगह x लिख के चलेंगे पैरों में। समय कभी भी x y में नहीं होता, तो t के पैरों में गलती से भी x मत लिखें, a के पैरों में x लिखा। sx कितना है, आपने कहा x। ux कितना है, आपने कहा u cos थीटा। टाइम हमें लगा है t, O से A तक जाने में, प्लस 1/2 ax कितना है, 0। अब ये 0 हो गया तो कुछ भी लिखते रहो, तो यहाँ से x बराबर आ गया u cos थीटा इंटू टी, ये सारा हो गया 0। यहाँ से हमने t का मान निकाल लिया, ये आ गया x/u cos थीटा। कितना आया, x/u cos थीटा। और आप इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1। ये हमने x अक्ष के अनुदिश पढ़ा, किसको, प्रक्षेप्य गति को। इसी प्रकार बच्चों हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति y अक्ष के अनुदिश। अब मैं इसको, मुझे तो हटाना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लेना। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रारंभिक वेग, ये सब चीज़ें जुगा तो रहेंगी, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण भी हमें दोबारा लगाना है, लेकिन हम y अक्ष के अनुदिश लगाएंगे। और ये याद रख लेना, जो लास्ट का रिजल्ट आया है मैं लिख देता हूँ t बराबर x/u cos थीटा। ठीक है जी, ये मैंने अलग से लिख लिया, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो लिखा हुआ है। अब मैंने कहा हम इस प्रक्षेप्य गति को पढ़ेंगे y अक्ष के अनुदिश। आपने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा प्रारंभिक वेग, आपने कहा प्रारंभिक वेग u होता है, y दिशा में है कितना, u sin थीटा।
हमने कहा अच्छा विस्थापन, विस्थापन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, y दिशा में है और y दिशा में विस्थापन है y, तो यहाँ y लिखा। त्वरण को लिखते हैं a से y दिशा में है, त्वरण कितना है y दिशा में g, लेकिन g किस तरफ है, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ की चीज़ों को माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस। देखो वेग ऊपर है प्लस, y ऊपर है प्लस, त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है तो माइनस। द्वितीय समीकरण लगाएंगे, द्वितीय समीकरण से क्या कहता है दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने कहा ठीक, y दिशा में है, पैरों में y लिखते जाओ, समय के पैरों में नहीं लिखना, समय तो समय होता है। एस वाई है y, यू वाई कितना है u साइन थीटा, t कितना है t टी टी x अपॉन u कोस थीटा प्लस 1/2 ए वाई कितना है माइनस जी, और t फिर से कितना लिखेंगे x अपॉन u कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान ही रखना, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ये समय तो x अक्ष का था, y x में क्यों लगा दिया। बच्चों समय x y में नहीं होता है, समय तो समय होता है। जितने समय में ये वस्तु x में x चली है उतने ही समय में ये वस्तु y दिशा में y दूरी चलेगी। मतलब इस x और y को समय से फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए समय बराबर है, इसलिए इसी समय को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। u से गया u, तो ये y आ गया बच्चों x साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, प्लस माइनस माइनस, ऊपर है g, ये बनेगा x का स्क्वायर बटे 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया बच्चों, इसको हम करेंगे डब्बे में बंद और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ समीकरण तक पहुँच जाओ, इसको लिख लो और इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। बच्चों इस समीकरण को प्रक्षेप्य का पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य का पथ का समीकरण, ऐसे लिख लो, यह है प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है। आपको कहेंगे कैसे पता मुझे प्रक्षेप्य का पथ, भाई पथ पे क्या होता है, जब आप रास्ता चलते हैं होता क्या है, दूरी चलते हैं, विस्थापन होता है। तो मैंने ये विस्थापन ही तो मानना है, यहाँ y दिशा का विस्थापन है, x दिशा का विस्थापन है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, नहीं बदलेंगे। थीटा को नहीं बदल सकते आप u को नहीं बदल सकते। आपने एक बार जितने वेग से बॉल को फेंक दिया, क्या आप वापस पकड़ के उसको दोबारा फेंक दोगे क्या, जितने कोण पे आपने फेंक दिया नहीं बदल सकते आप, ना थीटा को बदल सकते ना u को बदल सकते, g का मान भी कांस्टेंट है। मतलब इसमें दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो बदल रही हैं, एक x और एक y, और x y क्या है, विस्थापन। मतलब ये जो समीकरण है हमारे, ये प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है, लिख लेना। यह समीकरण प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है। ठीक है जी, ये तो पता चलेगा कि ये प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण है। कई बार आपको बोल सकता है कि प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण निकाल लो, यहाँ पहुँच जाना, लेकिन ऐसा जल्दी नहीं पूछता। पूछता ये है कि हमें ये बताओ ये पथ कैसा है। पथ हम किसको देख के पहचानते हैं, हम इस इक्वेशन को देख के पहचानते हैं। बच्चों मैंने तो आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन अगर मुझे टाइम लगेगा कभी तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी समीकरण में दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं जिनकी वैल्यू बदल सकती है, जैसे यहाँ x और y दो वेरिएबल हैं और दोनों की पावर 1 है, x की भी y की भी, दो ही वेरिएबल होने चाहिए और दोनों की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 1, तो वो सरल रेखा होती है। तो यहाँ y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, आप कहेंगे x की पावर 1 भी है, हमें सबसे ज़्यादा पावर देखनी है। यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, इसका आंसर भी सरल रेखा नहीं है। हो सकता है x की पावर 2 हो और y की पावर 1 हो, या x की पावर 1 हो और y की पावर 2 हो। अगर ऐसा हुआ कि किसी एक की पावर 2 है और दूसरे की पावर 1 है, तो उसको बच्चों परवलय बोलते हैं, उस समीकरण को परवलय कहते हैं, या वो परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। और जैसे ही मैंने देखा यहाँ y का पावर 1 है और x का पावर 2 है, मुझे समझ आया अच्छा ये समीकरण तो एक परवलय की समीकरण है। और ये समीकरण किसका है, पथ का समीकरण है। मतलब ये जो प्रक्षेप्य का पथ होता है ये परवलय होता है। क्या होता है, परवलय। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिखवाऊंगा ऐसे कि ये पावर 1 है 2 है, अपने आप लिख लेना, क्योंकि इस समीकरण में x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, घात बोलते हैं, x की घात 2 है, y की घात 1 है। अतः यह समीकरण एक परवलय को प्रदर्शित करता है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलाकार होता है। मैंने बोल दिया, इसके बाद लिखना है आपको, क्या लिखना है,
मैं नहीं लिखूंगा, टाइम नहीं है इतना, मैं बहुत सारा लिखूंगा यहाँ, क्या फ़ायदा, क्योंकि इस समीकरण में x की घात 2 तथा y की घात 1 है, अतः यह समीकरण एक परवलय को प्रदर्शित करती है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और लिख के बताना पड़ेगा। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमने दो हिस्सों में तोड़ा, x अक्ष में और y अक्ष में। दोनों बार हमने गति का दूसरा समीकरण निकाला, क्योंकि हमें विस्थापन की बात करनी थी। विस्थापन किस में आता है, दूसरे समीकरण में या तीसरे समीकरण में, लेकिन दूसरे समीकरण तीसरे में हमें अंतिम वेग चाहिए, तो हम वहाँ की बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, इसको हटा रहा हूँ मैं और आगे बढ़ेंगे। ये हमने खत्म किया प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। अब आपने यहाँ से ये देख लिया कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं है बच्चों। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, अभी तो आपने सारा करा के हमने कह दिया कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार है, अभी आप कह रहे हैं कि हमेशा सच नहीं है। हाँ, ये तब तक सच है बच्चों जब तक इसमें ये g का मान ना बदले। क्या g का मान भी बदल सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल, या मैं कहूँगा कि बिल्कुल बदल सकता है। कि अगर हम पृथ्वी से बहुत ऊंचे चला जाएं, बहुत दूर चले जाएं पृथ्वी के तल से, तो g का मान बदल सकता है। हम यहाँ से बहुत दूर 1000-2000 किलोमीटर चले जाएं, तब भी g का मान बदल जाता है। तो इसलिए बच्चों ये परवलय का पथ परवलयाकार तभी होगा जब g का मान ना बदले, मतलब हमें बहुत ऊपर नहीं जाना है पृथ्वी के तल से। दूसरा, हमें जहाँ से हमने वस्तु को फेंका है वो वस्तु बहुत दूर जाके ना गिरे। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि जो वस्तु हमने यहाँ से फेंकी है वो 3-4 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा पाती। आप नहीं फेंक सकते इतना, आप तो बॉल को यहाँ से 100 मीटर फेंक दे, वही बड़ी बात है। ठीक है, इतनी दूरी में g का मान नहीं बदलता। तो जब तक g का मान नहीं बदलेगा तब तक ये पथ परवलयाकार होगा, लेकिन अगर g का मान बदल गया तब हम कह सकते हैं कि ये पथ परवलयाकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार हो जाता है। जैसे हमारी मिसाइलें होती हैं, जो दूर तक मारने की मिसाइल होती है, यहाँ से 5-4 हज़ार किलोमीटर 5000 किलोमीटर तक, तो उनका पथ बच्चों परवलयाकार ना होकर दीर्घवृत्ताकार होता है। ऐसे ही जैसे हमारे ये जो हमारे उपग्रह होते हैं जो हम पृथ्वी से छोड़ते हैं, ये पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, ये भी प्रक्षेप्य गति है, लेकिन उनका पथ परवलयाकार नहीं है, उनका पथ दीर्घवृत्ताकार है। तो आप कहीं हेडिंग लगा के लिख लेना या नोट डाल के लिख लेना, क्या कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार तभी तक होगा जब तक g का मान ना बदले। उसके लिए पृथ्वी के तल से बहुत ऊंचे नहीं जाना है, जिस जगह से हमने वस्तु को फेंका उससे बहुत दूर नहीं जाना है। ये बहुत दूर होता है बच्चों। यहाँ से 2 किलोमीटर तक भी आप वस्तु को ऊपर फेंक दोगे, g का मान नहीं बदलेगा। 2 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी फेंक दोगे तब भी नहीं बदलेगा। कब बदलेगा, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले में नहीं, चैप्टर नंबर 8 में। कौन सा, जब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, वहाँ मैं आपको बताऊंगा g का मान कैसे बदलता है। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। आगे हम बात करेंगे 3 चीज़ों की, ध्यान से सुनना बच्चों, 3 चीज़ों की मैं बात करने वाला हूँ। होता क्या है बच्चों, जब मैं यहाँ से वस्तु को फेंकता हूँ और वस्तु यहाँ के टकराती है, इस दौरान इसने जो समय लिया है उसको उड्डयन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। तो पहली हेडिंग में यहाँ से लगाने वाला हूँ प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, उड़ने का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट, हिंदी में बोलते हैं इसको टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओ से इस बिंदु तक, ये ओ है ये ए है, उच्चतम बिंदु को मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ। O से B तक पहुँचने में, इस घूम का आने में, उड़ने में जो समय लगा है उसको उड्डयन काल बोलते हैं। मैं इसकी परिभाषा भी आपको लिखवा देता हूँ और फिर इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे हम। वस्तु द्वारा प्रक्षेपण बिंदु से, प्रक्षेपण बिंदु से चलकर, यह है प्रक्षेपण बिंदु जहां से फेंकते हैं, और उसी की सीध में वस्तु द्वारा प्रक्षेपण बिंदु से चलकर उसी के सीध में लौटकर आने में लगा समय प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहलाता है।
इसे टी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, उड्डयन काल को टी से प्रदर्शित कर। ऐसा मत करना कि आपने वस्तु यहाँ से यहाँ फेंकी और यहाँ किसी ने उसको कैच कर लिया तो आपको ये उड्डयन काल है, नहीं, इसकी सीध में ही आना चाहिए, यहाँ से यहाँ। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने छत पे चढ़ के यहाँ से बॉल फेंक दी आपको ये उड्डयन काल है, नहीं। इस उड्डयन काल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये सीध से चल के सीध में आना चाहिए। इसकी आगे हम इसको भी उड्डयन काल बोल देंगे, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो हम निकाल लेंगे, ठीक है। निकालते हैं जी फॉर्मूला। परिभाषा मैंने आपको लिखा दी कि प्रक्षेपण बिंदु से चलकर उसी की सीध में वापस लौटने में जितना समय लगता है उसको प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और अगर आपने बात समझ ली आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ध्यान से बात सुनना, जितना समय ओ से पी तक लगेगा, ओ से पी तक, उतना ही समय P से B तक लगेगा। मान लो O से P तक उच्चतम बिंदु तक इसको जाने में 2 सेकंड लगे, तो उच्चतम बिंदु से वापस यहाँ आने में भी 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना, O से P तक जाने में जितना समय लगेगा P से B तक आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं O से P तक का समय निकाल लूँगा कि इसको O से P तक जाने में कितना समय लगा, और उसको 2 गुना कर दूंगा तो हमें पूरा टाइम मिल जाएगा, जिसको हम उड्डयन काल बोलेंगे। अच्छा, समझ आ गई बात कि मैं सिर्फ O से P तक का समय निकाल लूंगा, P से B तक का समय भी उतना ही होगा, तो हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल के उसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। लेकिन निकालने कैसे, हमने कहा समय कौन सी समीकरण में आता है, गति की 3 समीकरण हमने पढ़ी। अच्छा, आपके दिमाग में तो नहीं आएगी गति की समीकरण क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ त्वरण नियत है, जी का मान बदल नहीं रहा है, और गति की 3 समीकरणें तभी लगाई जा सकती हैं जब जी त्वरण का मान नियत रहे, ठीक है। इसलिए मैं गति की समीकरणें लगा पा रहा हूँ यहाँ। अच्छा, तो क्या करें भाई, कौन से समीकरण में आता है समय, पहले समीकरण में आता है। तो हमने कहा गति के पहली समीकरण से, गति के पहले समीकरण से क्या है पहला समीकरण, आपने कहा v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। 1 मिनट में इसमें इंक डाल लो बच्चों। इतना मुझे बताओ कि ये जो v बराबर u प्लस ए टी है, इसको x दिशा में लगाया जाए या y दिशा में लगाया जाए, क्योंकि भाई हमने गति को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक x अक्ष में एक y अक्ष में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम इसको x अक्ष में लगाएं या y अक्ष में लगाएं। आपने कहा कि आप इसको y अक्ष में लगा दो। क्यों लगा दो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन लगा दो। पैरों में लिखो y y y, समय y अक्ष में नहीं होता, समय समय होता है। मुझे बताओ ये समय कहाँ तक का है, t तक, t। आपने कहा भाई हम O से P तक का समय लगा। 1 मिनट ऐसा करते हैं, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा पहले। माना प्रक्षेप्य को O से, O क्या है, प्रक्षेपण बिंदु P तक, P क्या है, उच्चतम बिंदु, T समय लगता है, T समय लगता है। O से P तक T समय लगता है। बस मुझे O से P तक की बात करनी, आगे नहीं बात करूंगा मैं। दूसरा समीकरण लगाया v बराबर u प्लस ए टी, अपने आप लिख लेना दूसरे समीकरण से, y दिशा में। आपने कहा v y क्या है, v क्या होता है, अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, t होता समय। v क्या है, अंतिम वेग, किस बिंदु पर, ये है हमारा प्रारंभिक बिंदु, ये है हमारा अंतिम बिंदु। भाई जब मैंने O से P तक की बात की तो शुरू में O पे थे, ये P अंत है, तो ये प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। अंतिम बातें मैं P के लिए करूंगा, प्रारंभिक बातें मैं O के लिए करूंगा। तो प्रारंभिक वेग कहाँ, P पर, y दिशा में कितना होता है, 0। अभी पहले ही समझाया मैंने आपको कि ये u cos थीटा नहीं बदलता और यहाँ u sin थीटा आकर 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। तो y दिशा में जो अंतिम वेग है, P बिंदु पे जो वेग है वो 0 है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, y दिशा में कितना है, u sin थीटा, मतलब O की बात कर रहा हूँ, u sin थीटा। ए वाई कितना है, ए त्वरण किस दिशा में, y दिशा में कितना है, माइनस जी, नीचे की तरफ है। समय मुझे निकालना है, ये माइनस जी टी इधर आके प्लस जी टी हो जाएगा, ये आ जाएगा u साइन थीटा, यहाँ से t आ जाएगा बच्चों u साइन थीटा बटे जी। कितना आ गया, u साइन थीटा बटे जी। लेकिन ये तो कहाँ से आया, O से P तक का समय, O से P तक का समय। मैं यहाँ लिखूंगा चूंकि O से P तक लगा समय किसके बराबर है, P से B तक लगा समय, P से B तक लगा समय।
ठीक है जी। ओ से पी तक लगा समय बराबर पी से बी तक लगा समय, मतलब जितना समय ओ से पी तक लगा, मान लो ये टी लगा, मैंने टी ही तो निकाला, तो आगे भी कितना लगेगा, टी लगेगा। अगर इसका मतलब ओ से बी तक कितना टाइम लगेगा, 2t लगेगा, जिसको हम बोलते हैं उड्डयन काल। अतः प्रक्षेप्य का उड्डयन काल किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। इस टी में 2 से गुणा कर देंगे तो ये टी आ जाएगा 2u sin थीटा बटे जी। याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। उड्डयन काल होता है 2u sin थीटा बटे जी, 2u sin थीटा बटे जी। और मैं अगर इसको और शॉर्ट में आपको लिख के सिखाना चाहूँ तो आप इसको कहोगे t बराबर 2, ये u sin थीटा क्या है, uy, क्या है, uy, और g क्या है, त्वरण है y में, तो मैं जी ही लिख देता हूँ, ठीक है। आप इसको शॉर्ट में ये याद कर सकते हैं 2u बटे जी, लेकिन मैं आपको कहूँगा आप इसको ही याद करें समझाने के लिए, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी कहीं तब बताऊंगा क्यों याद कराया था। t बराबर 2u sin थीटा बटे जी क्या है, हमारा उड्डयन काल। एक बार फिर बता देता हूँ उड्डयन काल क्या होता है। इस प्रक्षेपण बिंदु से चलकर सीध में, उसी की सीध में किसी बिंदु तक आने में जितना समय लगता है उसको उड्डयन काल बोलते हैं। ओ से उच्चतम बिंदु तक जितना समय लगेगा, उच्चतम बिंदु से वापस यहाँ तक उतना ही समय लगेगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल लूँ और उसमें 2 से गुणा कर दूँ तो मुझे उड्डयन काल मिल जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ ओ से पी तक का समय निकाला, ओ से पी तक का मैंने टी मान लिया। टी का वैल्यू हमने ऐसे लिख निकाला, पहला समीकरण निकाला हमने, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है। आप ये मत कहना कि अंतिम बिंदु ये है, अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक हम चीज़ों को पढ़ते हैं। मैंने पी तक पढ़ने की चाहा तो पी अंतिम बिंदु है, ठीक है। ये खत्म किया हमने प्रक्षेपण का उड्डयन काल। दूसरी हेडिंग करेंगे, दूसरी हेडिंग में पढ़ेंगे बच्चों हम प्रक्षेप्य की ऊंचाई। क्या पढ़ेंगे, प्रक्षेप्य की ऊंचाई। ये प्रक्षेप्य की ऊंचाई क्या है, हेडिंग है दूसरी, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य की ऊंचाई। इसको बच्चों बोलते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, और इसको h से हम डिनोट करेंगे। ये सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट जिसको हम उच्चतम बिंदु बोल रहे हैं, पृथ्वी तल से इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को ही प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। लिख के बताता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। क्या कहता है, प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु की, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, वस्तु कहां तक जा पाई, सबसे ऊंचे यहां तक। प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को, और ये ऊंचाई मापनी कहां से है, पृथ्वी के तल से। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है कि ये जो ऊर्ध्वाधर ऐसे वाली ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ये होता है, ऐसी ऊंचाई को क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य की ऊंचाई। क्या यहाँ ना सबसे ऊपर का बिंदु ये निकालना है मुझे। अच्छा जी, क्या ये एक प्रकार का विस्थापन ही है? क्या पहले समीकरण में विस्थापन आता है, नहीं आता, दूसरे में आता है, तीसरे में आता है, तीसरे में भी आता है। तो हम ऐसा करते हैं, तीसरा समीकरण लगाते हैं, गति के तीसरे समीकरण से। गति के ये परिभाषा है, अब हम फॉर्मूला निकालें तीसरे समीकरण से। तीसरा समीकरण कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। फिर से वही सवाल, x में लगाए या y में। आपको पता है ये ऊर्ध्वाधर है, y में है ऊंचाई, तो हम y में लगा देंगे। तो मैंने पैरों में y लिखना शुरू किया। अब यहाँ समय नहीं है तो सारी जगह y लिखा जाएगा। vy क्या है? अच्छा मुझे बताओ, प्रारंभिक बिंदु क्या है? आप कहेंगे प्रारंभिक बिंदु ये है, क्योंकि यहाँ से हम चल रहे हैं। लेकिन इसके वाला तो ये मान सकते हैं हम, क्योंकि हमें तो ऐसे करना है ना, चाहे इसकी बात करूँ चाहे ये मत कहना कि ये ही है। अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो यही प्रारंभिक बिंदु रहेगा, लेकिन मैं ऐसे बात करूंगा ना तो चाहे इसको कहीं भी प्रारंभिक बिंदु मान लो। जब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो प्रारंभिक बिंदु होगा, कहाँ तक जाना है, P तक, अंतिम बिंदु P होगा। V होता है अंतिम वेग, किस दिशा में, y दिशा में, मतलब यहाँ u sin थीटा कितना है, 0। नहीं आ रहा क्या समझ? मैं कह रहा हूँ
ये u साइन थीटा घट के यहाँ कितना हो जाता है 0। ये y का ही तो वेग है, अंतिम वेग। y का अंतिम वेग कितना 0, प्रारंभिक कितना है u साइन थीटा और उसका स्क्वायर 2, a कितना है त्वरण माइनस g, s कितना है h, ऊपर की तरफ है तो आएगा प्लस h। ये ऊपर की तरफ वेग था प्लस लिखा, ऊपर की तरफ थैला है प्लस लिखा, त्वरण नीचे है माइनस लिखा, 0 u का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस माइनस माइनस 2gh, ये इधर आके प्लस हो गया 2gh, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचाइए यहाँ से h मुझे निकालना है तो यह आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये फॉर्मूला आया है बच्चों हमारा प्रक्षेप्य की ऊंचाई का, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। पहला फॉर्मूला हमने निकाला उड्डयन काल का, एक बार लिख देता हूँ, t बराबर 2u साइन थीटा बटे g। जैसे मुझे याद होंगे ऐसे ही आपको भी याद करने हैं। दूसरा हमने h का फॉर्मूला निकाला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। किसका फॉर्मूला आया ये, ऊंचाई का। ठीक है जी, देखो लगभग एक जैसे u साइन थीटा यहाँ स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जब करेंगे अपने आप आ जाएगा। लास्ट चलते हैं, लास्ट चीज करेंगे और निकाल लेंगे प्रक्षेप्य की रेंज, प्रास। तीसरा निकाल लेंगे प्रक्षेप्य का प्रास। क्या होता है भैया प्रास, हिंदी में इसको रेंज, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, हिंदी में प्रास। हेडिंग लगाते हैं नंबर 3, प्रक्षेप्य का प्रास। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसको r से प्रदर्शित करते हैं। भाई हाइट थी तो h लिख लिया था, टाइम था तो t लिख लिया था, रेंज है तो r लिख लिया। क्या होती है रेंज, इस डिस्टेंस को, इसको रेंज बोलते हैं बच्चों। अब ये है क्या, ये भी हमें लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ ये जो प्रक्षेप्य है, प्रक्षेप्य कौन, जिसको हमने फेंका, जिस वस्तु को हमने फेंका उसको प्रक्षेप्य कहते हैं। अक्षैतिज दिशा में जितनी दूरी चलेगी, ये नहीं, ये नहीं, अक्षैतिज दिशा में ये, उसको बोलते हैं प्रक्षेप्य का प्रास। क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य का प्रास। एक बार लिखते हैं फिर और समझ आएगा। प्रक्षेप्य द्वारा उड्डयन काल में, ये क्या लिखा समझा रहा हूं अभी, उड्डयन काल में क्षैतिज दिशा में, अक्षैतिज दिशा में, जो भी आप बोलते होंगे इसको, चली गई दूरी प्रक्षेप्य का प्रास कहलाती है। प्रक्षेप्य का प्रास कहलाती है। आपने कहा ठीक है, मैंने पहले तो सिंपल समझो, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी प्रास कहलाती है। ये तो मैंने ऐसे समझा दिया। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, उड्डयन काल। उड्डयन काल में या उड्डयन काल के दौरान, ऐसे भी लिख देते हैं, लो लिख देता हूँ, उड्डयन काल के दौरान अक्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर में नहीं, ऊर्ध्वाधर में तो क्या है, h है। ठीक है, वैसे तो अगर हम उड्डयन काल की बात करेंगे तो यहाँ से चल के वापस यहीं आ रहा है तो 0 हो जाएगा अक्षैतिज ऊर्ध्वाधर में। आधे में, आधे टाइम में h गया है, पूरे टाइम में वापस वहीं लौट के आ गया, तो इस दिशा का विस्थापन तो कितना हो गया, 0। यहाँ से चला था यहीं आ गया। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से यहाँ गया, अरे भाई मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से चला था वापस ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, कितना, 0 विस्थापन। लेकिन अक्षैतिज दिशा में उसने ये दूरी चली है r, इसी को प्रास कहते हैं, इसी को रेंज कहते हैं। जितनी दूर तक आप फेंक पाओ वो रेंज है। बस यहाँ खड़े होकर बॉल फेंको, ऐसे दूरी माप लो सीधा सीधा, उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला निकालते हैं। मैंने कहा कौन सा इक्वेशन लगाएं, आपने कहा जो विस्थापन है, दूरी है, वो पहले में तो आता नहीं, दूसरे में आएगा, तीसरे में आएगा। दूसरी इक्वेशन लगाते हैं। गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से, दूसरा समीकरण कहता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि ये अक्षैतिज दिशा है, x दिशा है, तो अब x में हम लगाएंगे, समय के साथ नहीं लगाएंगे। कितनी दूरी चली, r, कितनी, r, अरे यही तो निकालने हैं, x का विस्थापन कितना है, r, ux u cos थीटा। टाइम कितना, उड्डयन काल, यहाँ से यहाँ तक जाने में उड्डयन काल लगा है 2u साइन थीटा बटे g, याद होने चाहिए, 2u साइन थीटा बटे g।
प्लस 1/2, मुझे बताना त्वरण कितना है x में 0। अब यहाँ t कुछ भी लिखते रहो तो 0 ही होगा, तो मैंने नहीं लिखा। यह आ जाएगा u इंटू यू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे जी। और मैंने शायद कभी कभी ना कभी बताया होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो ये आया हमारी रेंज। हमारे प्रास का सूत्र निकल के आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है, तीनों फॉर्मूले में साइड में लिख के चल रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं रिवाइज भी कराऊंगा, समझा भी दूंगा। ठीक है, तो बच्चों हमने ये पहला निकाला उड्डयन काल, फिर निकाला ऊंचाई कितनी गया है अधिकतम ऊंचाई, फिर निकाला प्रास कितना है, कितनी दूर जाके गिरेगा। ठीक है, यहाँ इसमें हमें कुछ और बातें भी करनी है अभी प्रास में। ठीक है, प्रास में हमें 2 चीज़ें पूछ लेते हैं कि ये आर मैक्सिमम कब होगा, कितने थीटा पे फेंकूं कि मेरा भाला नीरज चोपड़ा जब वो भाला फेंके वो कितने एंगल पे फेंके कि सबसे दूर जाके गिरे। उसके लिए हम u को कांस्टेंट कर देते हैं। पहली बात तो जितना ज़्यादा u होगा रेंज उतनी ज़्यादा होगी, जितना तेज मैं फेंकूंगा उतना दूर गिरेगा। मान लीजिए मेरी लिमिट है u की, मैं u से ज़्यादा नहीं फेंक सकता, तो मैं किस पे डिपेंड कर बैठूंगा, मैं थीटा पे बैठ जाऊंगा कि भाई थीटा को कर सकता हूँ चेंज, मैं किस एंगल पे फेंकूँ कि ये आर मैक्सिमम हो जाए। मैं इसको हटा रहा हूँ और इसके लिए ही हम ये काम करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आर का फॉर्मूला इधर लिखा है, मेरे याद है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, आपके भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब सुनेंगे क्वेश्चन, लिख लेना अपने आप से कि प्रक्षेप्य को किस कोण पर फेंका जाए कि वह अधिकतम प्रास गेन कर सके, ग्रहण कर, जो भी बोलते होंगे आप। तो ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपनी भाषा में, अधिकतम प्रास के लिए अधिकतम रेंज के लिए आपने कहा रेंज का फॉर्मूला है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। आपने कहा यार इस आर को मैक्सिमम करना है, तो आपने कहा इस u को मैक्सिमम करो, सबसे तेज फेंक। तो नहीं कहते भाई मेरा u ही तो नहीं बढ़ पा रहा है, मैंने तो u सबसे तेज फेंक लिया जितना फेंका, मेरे में उतनी जान नहीं है, अब मेरे में उतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको और तेज फेंक सकूं। तो कह रहा जी बदल ले। अरे भाई जी नहीं बदलेगा, जी तुम नहीं बदल सकते, वो स्थान बदलेगा, इतनी तेज नहीं फेंक, तुम्हारे हाथ में वो थीटा है। मतलब अगर ये पूरा साइन वाला वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाए तो आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। आर मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन 2 थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम। क्या हो जाए, मैक्सिमम। मैं इसको अच्छे से लिख के आपको दिखाता हूँ कि आर को अधिकतम होने के लिए, आर को अधिकतम होने के लिए साइन 2 थीटा को अधिकतम होना पड़ेगा, साइन 2 थीटा को अधिकतम होना पड़ेगा। और आपको आज के बाद याद रखना है कि चाहे साइन हो चाहे कोस हो, उसका अधिकतम मान 1 होता है 1, और न्यूनतम मान होता है -1। ठीक है, साइन चाहे हो कोस, उसका अधिकतम मान 1 होता है। मुझे साइन को अधिकतम करना है तो मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, मतलब मुझे साइन 2 थीटा को 1 रखना पड़ेगा। और साइन में 1 किसका मान होता है, साइन 90 का। तो साइन और साइन को यहाँ कंपेयर कर लेंगे, यहाँ बचेगा 2 थीटा, यहाँ बचेगा 90 और थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। मतलब मुझे अपने प्रक्षेप्य को, अपने भाले को, अपनी बॉल को 45 डिग्री के कोण पे फेंकना चाहिए, तब वो सबसे दूर जाके गिरेगा। हाँ, यू का भी फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं आप यहाँ करके ऐसे 45 डिग्री फेंक दो और कहो कि इतनी यही गिर गया। अरे भाई यू भी तो दे उसको, सबसे ज़्यादा यू दे उसको 45 डिग्री पे फेंक, तब आर तेरा सबसे ज़्यादा होगा। मतलब अधिकतम प्रास ग्रहण करने के लिए थीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ इसमें थीटा का मान 45 रख दूँ, या ये कहिए कि यहाँ साइन 2 थीटा का मान 1 रख दूँ, तो जो आर हमारा होगा वो अधिकतम हो जाएगा। अधिकतम प्रास, अधिकतम प्रास कितना होता है बच्चों, अधिकतम प्रास होता है साइन 2 थीटा का मान मैंने 1 रखा तो बचा यू स्क्वायर बटे जी। ये हमारे प्रास का अधिकतम मान है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अभी एक बात और करनी है, बस बहुत लंबा वीडियो हो गया वैसे तो, लेकिन जितनी चीज़ें हैं सारी बतानी पड़ेगी। अगली वीडियो शुरू करूँगा तो फिर उतना वो फ्लो नहीं बन पाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि यार ऐसा भी है क्या, चलो मैं पहले नहीं बताता फिर वरना सारा मजा खराब हो जाएगा। मैंने कहा क्या कहा आपको कि यार ध्यान से देखो, आर का फॉर्मूला है यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा बटे जी। ये फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दिया, बराबर नहीं लिखूंगा कभी तुम गलत सोच जाओ। थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखने पर, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखने पर क्या हुआ, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2, थीटा की जगह रखा 90 माइनस थीटा बटे जी। आपने कहा अच्छा क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 की गुणा अंदर हुई, 90 गुणा 2 180, 2 गुणा थीटा 2 थीटा, यह आ गया जी। मैंने आपको बताया कि ये जो 180 होता है ये होता है, इसमें से माइनस हुआ है तो दूसरे चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। जब हम साइन 180 लिखेंगे तो ये साइन ही रहेगा और रहेगा 2 थीटा। बस देखना है कि प्लस है या माइनस। आप कहेंगे दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो साइन 180 माइनस 2 थीटा है, साइन 180 माइनस 2 थीटा भी साइन 2 थीटा ही होगा। इसका मतलब जितना रेंज, जितना आर का मान थीटा रखने पे आया था, थीटा रखने पे आर का मान कितना है, ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। लेकिन जब मैंने जब मैंने थीटा को 90 माइनस थीटा रखा तब भी मेरा आर का मान यही आया। देख लो ध्यान से, क्या मतलब है इस बात का। इस बात का मतलब ये है कि आप इस वस्तु को चाहे थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, ये आर दोनों बार बराबर आना है। आप इसको 10 डिग्री पे फेंको या 90 माइनस 10 80 डिग्री पे फेंको, आर का मान बराबर आएगा। आप इसको 30 डिग्री पे फेंको या 90 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री पे फेंको, आर का मान बराबर आएगा। आर का मान, प्रास का मान दो एंगल, दो कोणों के लिए बराबर होता है। अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने 30 डिग्री पे फेंका है और आर 10 मीटर आया है तो आप उसको 60 डिग्री पे भी फेंक दो, तब भी वो 10 मीटर ही, जो भी आपने पहले बोला, मैंने बोला वही आएगा। हाँ, कंडीशन ये है, यूँ नहीं बदलना है, यूँ नहीं। कभी आप ये बोलो कि पहले तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, फिर 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, तो बदल ही जाएगा। अगर आप यू को ना बदल के थीटा को बदलो और ऐसा बदलो कि पहले अगर थीटा था अब 90 माइनस थीटा है तो आर का मान बराबर आएगा। ये बात मैं कहीं लिखवा देता हूँ। ये सारा करके जैसे मैंने किया है आपको ये करना है और इसके बाद लिखना है अतः प्रास का मान दो कोणों थीटा व 90 माइनस थीटा के लिए बराबर होता है। कंडीशन ये है कि यू नहीं बदला जाना चाहिए, यू क्या रहना चाहिए, सेम। प्रारंभिक वेग नहीं बदलना है, कभी बदल दो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों ये था पूरा प्रक्षेप्य गति, लेकिन ये प्रक्षेप्य गति का अभी पूरा नहीं पढ़ा। ये हमने वो प्रक्षेप्य गति पढ़ी जो ग्राउंड से ग्राउंड है, लेवल से लेवल, मतलब यहाँ से चला वापस यहीं आ गया। एक प्रक्षेप्य गति ऐसे भी होती है कि आप किसी छत पे चढ़ के, किसी बिल्डिंग के ऊपर से चढ़ के बॉल को फेंकेंगे, वो प्रक्षेप्य गति के लिए फॉर्मूला काम नहीं करेंगे। उनके लिए अलग फॉर्मूला बनाने की जरूरत भी हमें नहीं होगी, केवल कॉन्सेप्ट से हम कर पाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछते हैं। अगर आपके एग्जाम में आना है तो 60% में से ये पूछ लेगा। अगर थोड़ा मुश्किल बनाना है तो वो दूसरे वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, बिल्डिंग पे चढ़ के फेंक दिया, ठीक है, या नीचे से फेंक के बिल्डिंग पे फेंक दिया। उसके लिए मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट जरूरी है, जो हमें गति के समीकरण आते हैं, और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ग्राउंड से ग्राउंड के लिए, लेवल टू लेवल, आपको ये 3 फॉर्मूला याद करने हैं। उड्डयन काल का सूत्र होगा 2u sin थीटा बटे जी, हाइट का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और r का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। थोड़ी मुश्किल इनको होती है याद करने में, लेकिन आपको याद करने हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हमने पहली समीकरण से निकालना है, पहली समीकरण से y दिशा में लगा के। ये हमने कौन सी समीकरण से निकाला, तीसरी समीकरण से निकाला y दिशा में लगा के। ये हमने दूसरे समीकरण से निकाला x दिशा में। भाई हाइट y में होती है तो y दिशा में लगाया। अगर तुम्हें याद ना रहे तो तुम्हें डिराइव भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। r x अक्ष में होता है तो x क्षैतिज में लगाया, समय हमने y दिशा में लगा लिया, ठीक है। क्योंकि ये तीसरे समीकरण से आया तो यहाँ स्क्वायर हुआ था, तो ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g है, यहाँ g है, यहाँ g है, यहाँ 2g है, ठीक है। थोड़ा सा लिख के याद करेंगे तो हो जाएगा। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल करते हुए आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना।
सारी चीज़ें जो मैंने बताई है कि कौन सा वेग बदलता है, कौन सा वेग नहीं बदलता, कौन वेग उच्चतम बिंदु पे 0 हो जाता है, कहाँ क्या होता है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।